हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम इंडियन जीएस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, ये जो टॉपिक है आप सभी को, जो लोग सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सीजी व्यापम में जितने भी एग्जाम होते हैं, लाइक सीजी हॉस्टल वार्डन, लैब असिस्टेंट, पटवारी, आरआई, एडीओ, जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स या फिर सीजी व्यापम का आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको अलग से एक पॉइंट लिखा हुआ मिलता है इंडियन जीएस के पोर्शन में। वो है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम। यहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए ये डायरेक्ट नाम ही इस टॉपिक का लिखा होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक को आपको एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करा दिया जाए, और यहाँ पे जो कुछ भी एमसीक्यू होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि एक नए तरीके से मैंने आपके लिए ये सारे क्वेश्चन जो है खुद तैयार किया है, और ऐसे ही क्वेश्चन का इसमें मैं मिश्रण किया हूँ ताकि कहीं ना कहीं पूछा गया हो या फिर भविष्य में पूछा जा सकता है। तो चलिए लेट ना करते हो, हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, सीजीपीएससी एबीसीडी का। चलिए, इसमें करना यह है कि आपसे जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछूंगा, वीडियो को पॉज करेंगे और उसको एज ए मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज ट्राई करिएगा, और बताना है लास्ट में कमेंट करके कि किसका कितना सही हो रहा है। रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, हमारे चैनल पे सीजीपीएससी के लिए जो सीजी वाला पोर्शन है सीजी जीके का, उसके लिए भी 12 से 15 टेस्ट सीरीज जो है, मिनी टेस्ट सीरीज जो है अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी जाके लगा सकते हैं। साथ ही साथ चैप्टर वाइज भी आपको जीके जीएस जो है मिल जाएगा, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? हिंदुस्तान, अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया या फिर आनंद मठ? किसमें ये सन्यासी विद्रोह का वर्णन जो है देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर है, आप सभी को शायद पता हो क्या होगा, वीडियो को पॉज करेगा और आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है ये आनंद मठ जो उपन्यास है इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए जो सन्यासी विद्रोह था ना, ये पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष था जो कि सन्यासियों के द्वारा किया गया था। ये सन्यासी विद्रोह लगभग 1760 से लेकर 1800 के मध्य में ये विद्रोह जो है सन्यासियों के द्वारा चलाया गया था, बंगाल में चलाया गया था। ठीक है, बंगाल के अंदर ये चलाया गया था। इसका वर्णन जो है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय भी देखने को मिलता है, तो इनके द्वारा एक रचित उपन्यास जिसका नाम आनंद मठ है, उसी में सन्यासी विद्रोह का जो है वर्णन देखने को मिलता है। जो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है, ठीक है, वंदे मातरम, वो भी इस आनंद मठ से ही लिया गया है, आप सभी को शायद पता ही होगा। ये वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था, कोई कमेंट करके बताया गया क्या कि वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? इसको कमेंट करके बताएंगे। मतलब कब गाया गया था, इसका मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में इसको सबसे पहली बार गाया गया था बताना है, और उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था ये भी कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ठीक है, और जो हिंदुस्तान नामक ये पत्रिका थी, ठीक है ना, जिसका इसका जो प्रकाशन किसने किया था, ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, ये उनकी एक हिंदुस्तान नामक पत्रिका थी। मदन मोहन मालवीय क्या ही एक अभ्युदय नामक भी पत्रिका थी। ठीक है, याद रखिएगा। अनहैप्पी इंडिया जो है ना, ये लाला लाजपत राय का था के द्वारा। ठीक है, लाला लाजपत राय, इनके द्वारा इसको लिखा गया था या फिर प्रकाशन किया गया था। यंग इंडिया तो आप सभी को पता ही होगा कि महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी की पत्रिका थी यंग इंडिया। और न्यू इंडिया जो है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना, यंग इंडिया महात्मा गांधी की पत्रिका थी, लेकिन जो न्यू इंडिया थी ये एनी बेसेंट की पत्रिका थी। ठीक है, याद रखिए, ये सभी डिटेल आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन मैं इसीलिए ही तैयार किया हूं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से अच्छे हो सके और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन आपका मैं क्वेश्चन के माध्यम से करा सकूं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि धन के पलायन का सिद्धांत का वर्णन किसने किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
इसको आप हाईलाइट करके लिख सकते हैं कि धन के पलायन का सिद्धांत का जो वर्णन है किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद या फिर रास बिहारी बोस, किसने किया था धन के पलायन का सिद्धांत का वर्णन? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने धन के पलायन का सिद्धांत का वर्णन किया था। ठीक है, देखिए दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक था जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किसकी पुस्तिका थी? तो ये दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित एक पुस्तिका थी। इसी के अंदर उन्होंने धन के पलायन के सिद्धांत का वर्णन किया था। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो दादा भाई नौरोजी हैं, इन्होंने 1887 में, ठीक है याद रखिएगा, 1887 में इंग्लैंड के अंदर भारतीय सुधार समिति का भी स्थापना किया था, इन्होंने गठन किया था। ठीक है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना भी किसने? दादा भाई नौरोजी ने 1887 में इंग्लैंड के अंदर किया था। दादा भाई नौरोजी के तो इन्होंने धन के पलायन का सिद्धांत तो दिया ही था, साथ ही साथ इन्होंने दत्त और वाचा के साथ मिलकर, ठीक है, ये दो नाम भी इनके साथ याद रखिएगा, दत्त और वाचा, इन दोनों के साथ मिलकर दादा भाई नौरोजी ने धन निकास के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। धन निकास के सिद्धांत, ठीक है, का प्रतिपादन भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, ये सारे चीज को आप डिटेल से याद रखिएगा भाई, और ऑप्शन से ही हमको क्वेश्चन को एलिमिनेट, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके ही हमको आंसर तक जाना है। और जब किसी ऑप्शन को पढ़े तो उनके बारे में डिटेल नॉलेज हमको होना चाहिए। ठीक है, तो हमने दो प्रश्न देखा, दोनों में से दोनों किसका सही हुआ कमेंट करके बताएं, और हम तीसरा प्रश्न अब देखते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपके लिए कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर, कौन थे? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, दादा भाई नौरोजी हैं। इन्होंने ही सबसे पहले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था। ये पहले ऐसे भारतीय थे। ठीक है ना, इन्होंने 1892 में चुनाव लड़ा था। ठीक है, 1892 में चुनाव लड़ा था लिबरल पार्टी से। ठीक है, कौन से पार्टी से ये भी पूछा जाता है, तो लिबरल पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था। कहां से? तो फिंसवरी से। फिंसवरी से उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीते भी थे वो। ठीक है, और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे वो 1892 में जीतकर। ठीक है, याद रखिएगा, ये तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न आपके लिए कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो है, आप सभी को पता होगा कि बंगाल विभाजन के लिए जो मुख्य व्यक्ति जो था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। इसी के कहने पर ही बंगाल का विभाजन हुआ था। अब क्वेश्चन पूछा है कि निर्णय की कब घोषणा की गई थी? 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 या फिर 11 अगस्त 1908। तो याद रखिएगा, बंगाल का विभाजन तो सन 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है बिल्कुल। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के जो निर्णय था उसका घोषणा किया गया था। ठीक है, ये जो 7 अगस्त 1905 जो है, इस दिन कलकत्ता के टाउन हॉल में, ठीक है, कलकत्ता का जो टाउन हॉल है, ठीक है, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। कब? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। इसीलिए आप सभी को पता होगा कि 7 अगस्त को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा, क्योंकि इसी दिन ही स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को, इसीलिए 7 अगस्त को हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, हथकरघा दिवस के रूप में। एक चीज और, 7 अगस्त को अभी नया नया जो भाला फेंक दिवस मनाया जाना शुरू हुआ था, क्योंकि इस दिन जो है उन्होंने किसने, तो हमारे जो गोल्डन बॉय है, जिनको क्या कहते हैं, ठीक है, कमेंट करके बताएं कि भाला फेंक दिवस तो 7 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन क्यों मनाया जाता है? ठीक है, नीरज चोपड़ा से संबंधित है, क्यों मनाया जाता है भाला फेंक दिवस, आपको बताना है। ठीक है, और ये जो 16 अक्टूबर 1905 है,
इस दिन क्या हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछ दे कि बंगाल विभाजन जो है ये प्रभावी कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। ये 11 अगस्त 1908 जो है ये डेट इसलिए है, मैं यहाँ पे ऐसे ही ऑप्शन दे दिया था। इस दिन हुआ क्या था कि जो खुदीराम बोस थे उनको फांसी दी गई थी। ठीक है, खुदीराम बोस को फांसी हुई थी कब, तो 11 अगस्त 1908 ईस्वी को थी। देखिए प्रफुल्ल चंद्र चाकी और जो खुदीराम बोस थे ये दोनों को ने क्या किया था, एक डेट याद रखिएगा, 30 अप्रैल 1908। ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी दोनों ने क्या किया था, मुजफ्फरपुर का एक सेशन जज था किंग्सफोर्ड, उसको ऊपर बम फेंकने का प्लान किया था। ठीक है ना, इसीलिए प्रयास किया था इन्होंने, इसलिए इन लोगों को पकड़ के फांसी दे दी गई थी। ठीक है, जो प्रफुल्ल चंद्र चाकी थे वो तो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन खुदीराम बोस को फांसी लगा दी जाती है। हालांकि बम जो है वो किंग्सफोर्ड के जो गाड़ी थी उसके ऊपर नहीं गिरता है, कहीं और गिर जाता है, जिससे दो अलग लोग की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनको पकड़ कर इनको सजा दी जाती है। ठीक है, तो ये पूरा डेट आपको याद रखना है। चलिए 5वां प्रश्न अब हम देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि किसने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार से। ठीक है, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, अरविंद घोष या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, देखिए अलग अलग लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति अलग अलग परसेप्शन था, तो उस अकॉर्डिंग वो अपना जो स्टेटमेंट देते रहते थे। तो ये जो स्टेटमेंट है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस स्टेटमेंट को कहा था। ठीक है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जो लॉर्ड डफरिन है, ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या। पूरा स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा हूं, टाइम लगेगा। क्वेश्चन क्या था कि लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते जा रही है। ठीक है, मैं पतन लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। क्या वो बोला था लॉर्ड कर्जन ने कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते जा रही है। अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। ठीक है, अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। ठीक है, और ठीक है, ये इतना याद रखिएगा, ये सभी स्टेटमेंट जो है पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी आपके लिए इंक्लूड किया। छठवां प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1907 के सूरत अधिवेशन में, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, या फिर 1885 के बंबई अधिवेशन में? देखिए, तो 1885 के बंबई अधिवेशन में तो नहीं कहा था, क्योंकि 1885 में तो कांग्रेस का स्थापना ही हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का स्थापना कब? 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। उस समय लॉर्ड डफरिन ही था। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन के समय ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और इसका प्रथम अधिवेशन जो है 1885 के बंबई में हुआ था, जिसमें 72 सदस्यों ने, मतलब 72 प्रतिनिधित्व इसमें प्रतिनिधि थे। ठीक है, याद रखिएगा, 72 प्रतिनिधि जो है बंबई अधिवेशन में। 1885 में स्थापना हुआ, लेकिन 1885 का जो बंबई अधिवेशन था उसमें 72 सदस्य थे, और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें सर्वप्रथम स्वराज की मांग की गई थी वो था 1906 का सूरत अधिवेशन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने किया था इसकी अध्यक्षता, और इन्होंने ही स्वराज की मांग की थी। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कौन से अधिवेशन में किया गया? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग या फिर स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। यह कांग्रेस का 22वां अधिवेशन था। ठीक है, 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है, कांग्रेस का पहली बार
विभाजन हुआ था, जिसमें कांग्रेस दो दलों में टूट गया था, इसमें नरम दल और गरम दल में। ठीक है, तो ये सूरत अधिवेशन जो था 1907 का, इसके जो अध्यक्ष थे वो रास बिहारी घोष थे, रास बिहारी घोष। देखिए दो शब्द, दो नाम देखने को मिलेगा, रास बिहारी एक जगह बोस मिलेगा जो कि एक तरह के क्रांतिकारी थे, और रास बिहारी घोष, ठीक है, ये घोष ये राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें पहली बार सूरत विभाजन जिसको कहा जाता है या सूरत फूट भी कहा जाता है, उसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, वंदे मातरम पहली बार गाया था कलकत्ता के 1896 के अधिवेशन में। और इस समय अध्यक्ष कौन थे, कोई कमेंट करके बताएंगे? तो चलो मैं बता ही देता हूं, रहीमतुल्ला सयानी थे। ठीक है, रहीमतुल्ला सयानी जो थे वो इस कांग्रेस का 1896 के जो अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये सारा डिटेल मैंने यहाँ पे आपको बताया। इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गरम दल के नेताओं में नहीं थे? ठीक है, मैंने बताया क्या कि 1907 में कांग्रेस जो है दो दलों में टूट जाता है, नरम दल और गरम दल। ठीक है, नरम दल को ना उदारवादी भी कहा जाता है, उदारवादी, और गरम दल को उग्रवादी दल भी कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों चीजें याद, सेम ही चीजें याद रखिएगा। 1907 का जो विभाजन था उसमें 1907 में क्या सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष, तो देखिए हमने पहले भी देखा कि रास बिहारी घोष थे। तो इसमें क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन के चलाने के तरीके के तौर पर, या फिर राष्ट्रगान को किसको राष्ट्रगान बनाया जाए, किसको राष्ट्रगीत बनाया जाए, जैसे वंदे मातरम को कि जन गण मन को, किसको मनाया जाए, इसके गाने को लेकर दोनों में दो दल में जो है कांग्रेस जो है विभाजित हो गया। उसी को नरम दल या फिर गरम दल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो थे, ये तीनों के तीनों गरम दल के या फिर उग्रवादी दल के नेता थे। ठीक है, लेकिन जो दादा भाई नौरोजी थे वो गरम दल के नेताओं में नहीं, बल्कि ये जो थे ये नरम दल में थे। ठीक है, नरम दल के नेताओं में थे, या फिर कह लीजिए कि उदारवादी दल के नेताओं में शामिल थे। ठीक है, याद रखिएगा। कई बार से लाल बाल पाल किसको कहते हैं ये भी पूछा जाता है, तो लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नरम दल के नेताओं में दादा भाई नौरोजी के साथ साथ कुछ और भी याद रखिएगा, तो याद रख सकते हैं फिरोज शाह मेहता भी इसी में थे, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये सभी के सभी किस में थे? तो नरम दल में थे। ठीक है ना, गरम दल में तो हमने देख ही लिया। गरम दल में एक और याद रखिएगा, अरविंद घोष भी गरम दल के ही नेता थे। ठीक है, अरविंद घोष। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न आपके लिए है। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गीत रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बताइए कौन सा गीत जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया है? एकला चलो रे, अमार सोनार बंगला, वैष्णव जन तो तेने कहिए, या फिर विश्व है जब नींद मगन में? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वैष्णव जन तो तेने कहिए। ये वैष्णव जन तो तेने कहिए जो ये एक तरह का प्रार्थना गीत है, जिसको महात्मा गांधी जो है हमेशा इसको गाया करते थे। उनके महात्मा गांधी जी के जो प्रार्थना गीत है उनमें ये अवश्य रूप से शामिल था, वैष्णव जनते तेने कहिए। इसका जो रचनाकार हैं वो थे नरसिंह मेहता। ठीक है, कौन थे? नरसिंह मेहता ने लिखा था गुजराती में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, गुजराती में लिखित एक गीत है जिसको नरसिंह मेहता ने लिखा था, और ये महात्मा गांधी के प्रिय गीतों में से एक था। ये जो एकला चलो रे, ये भी जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। साथ ही साथ अमार सोनार बांग्ला, ये भी जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्वदेशी आंदोलन के समय ही लिखा गया था। ठीक है ना, स्वदेशी के दौरान। और विश्व है जब नींद मगन में, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखित एक गीत है। ठीक है, साथ ही साथ हम सबको पता है कि जन गण मन जो है, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, इसको भी किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था।
ठीक है, तो एकला चलो रे भी किसका, रविन्द्रनाथ टैगोर का है। अमार सोनार बंगला, ये अमार सोनार बंगला जो है अब हमको पता है कि ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत हो गया है। ठीक है, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, ये भी स्वदेशी आंदोलन के समय रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो हमने 8 प्रश्नों का उत्तर देख लिया। उम्मीद है आपका भी सही हो रहा होगा। चलिए अब 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में विचार करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वे कांग्रेस के उग्रवादी दल के सदस्य थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल गए। दूसरा है, क्रांतिकारियों के पक्ष में लिखने के कारण उन्हें सन 1908 में बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष की कारावास की सजा मिली। तीसरा है, मांडले जेल में ही उन्होंने 400 पन्ने की किताब गीता रहस्य की रचना की। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं जो डिटेल बताऊंगा लोकमान्य तिलक के बारे में वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये तीनों का तीनों जो स्टेटमेंट है सही है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि 1, 2, 3 तीनों सही है। देखिए, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है ना, ये महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का श्रेय जो है लोकमान्य तिलक को ही जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे कांग्रेस के नेता थे जो कई बार जो है देश को आज़ाद कराने के चक्कर में जेल भी गए थे, उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है, वे 1897 में भी एक बार जेल गए। ठीक है, 1897 में भी उनको 18 महीने के लिए राजद्रोह के आरोप में जेल जाना पड़ा। इसके बाद दूसरी बार 1908 में भी राजद्रोह के आरोप में ही जेल गए 6 वर्ष के लिए, 1908 से लेकर 1914 तक। ठीक है, 1908 से लेके 1914 तक 6 वर्ष के लिए वो बर्मा के मांडले जेल में वो रहे थे। ठीक है, 6 वर्ष के लिए, यहां तक भी याद रखिएगा। अब देखिए, और फिर उसी मांडले जेल में ही उन्होंने क्या किया था, गीता रहस्य नामक एक पुस्तक भी उन्होंने लिखा था जो कि 400 पन्ने का था। अब देखिए, जो बाल गंगाधर तिलक थे वो राष्ट्रीय जागरण के लिए 1893 में, इस डेट को याद रखिएगा, 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत किया था। ठीक है, गणेश उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में किया था। वहीं पे शिवाजी उत्सव का भी उन्होंने शुरुआत किया था। शिवाजी उत्सव की शुरुआत उन्होंने 1894-95 में किया था। ठीक है, जो भी डेट आएगा ये दोनों में एक बार मार दीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो गणेश उत्सव की शुरुआत कब, 1893 में, और शिवाजी उत्सव की शुरुआत कब, 1894-95 में। 95 मार सकते हैं, चलेगा। इसके बाद लोकमान्य तिलक ने कई पत्रिकाएं भी उन्होंने चलाया था, जिसमें से 1881 के अंदर उन्होंने केसरी नामक एक पत्रिका चलाया था। ठीक है, केसरी नामक पत्रिका एक मराठी पत्रिका था। ठीक है, मराठी भाषा में था। ठीक है, याद रखिएगा, और दैनिक पत्रिका थी, मतलब हर दिन निकलती थी ये पत्रिका। और उसके बाद इन्होंने एक मराठा नामक एक और पत्रिका निकाला था। ठीक है, देखिए क्या, केसरी जो है ये मराठी भाषा में है, वहीं जो मराठा नामक एक पत्रिका निकाली जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी, ये अंग्रेजी भाषा में थी। ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो संपादक थे, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि जो ये मराठी पत्रिका यहाँ पे शुरू में केसरी पत्रिका थे, इसके जो संपादक थे वो गोपाल गणेश अगरकर थे। इस चीज को लिख के रखिएगा। ठीक है, केसरी पत्रिका के संपादक कौन थे, गोपाल गणेश अगरकर। ठीक है, याद रखिएगा। पूरा डिटेल आपको लोकमान्य तिलक के बारे में याद रखना है। ये गरम दल के या फिर उग्रवादी दल के सदस्य तो थे। ठीक है, ये जो एक वैलेंटाइन शिरोल का नाम उन्होंने आप सुने होंगे। वैलेंटाइन शिरोल ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। ठीक है, याद रखिएगा, इसको लोकमान्य तिलक को कहा था। 10वां प्रश्न आपके लिए, 1897 में पुणे के प्लेग अधिकारी रैंड और एयर्स्ट की हत्या किसने की थी। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। राम प्रसाद बिस्मिल, चापेकर बंधु, खुदीराम बोस या फिर रास बिहारी बोस, किसने जो है प्लेग अधिकारी रैंड और एयर्स की हत्या कर दी। देखिए 1897 के आसपास महाराष्ट्र के पुणे में भयंकर प्लेग फैला हुआ था। ठीक है, तो जो चापेकर बंधु थे उन्होंने उस समय के जो प्लेग के अधिकारी रैंड और एयर्स थे उनकी हत्या कर दिए थे। ये चापेकर बंधु जो है, इनमें 3 भाई थे, जिनमें से एक का नाम था दामोदर हरि चापेकर, दूसरे का नाम था बालकृष्ण हरि चापेकर और तीसरे का नाम था वासुदेव हरि चापेकर। इन तीनों को एक साथ चापेकर बंधु कहा जाता है। ये तीनों सगे भाई थे। इन्होंने क्या किया था, इन दोनों की
रैंड और एयर्स की हत्या कर दिया था। ठीक है, डेट भी याद रख सकते हैं कि 22 जून 1897 को, 22 जून 1897 को जो प्लेग कमिश्नर रैंड और जो एयर्स थे उन दोनों की हत्या कर दिया था। किसने? चापेकर बंधुओं ने कर दिया था। रामप्रसाद बिस्मिल जो है ये मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी षड्यंत्र, मैं पर शॉर्ट में लिखता हूँ, मैनपुरी षड्यंत्र और एक है दूसरा काकोरी षड्यंत्र। ठीक है, इन दोनों को योजना बनाने के जुर्म में इनको क्या किया गया था? 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दिया गया था। ठीक है, 19 दिसंबर 1927 को इनको गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, गोरखपुर जेल में। किसको? रामप्रसाद बिस्मिल को। खुदीराम बोस के बारे में तो हमने पहले भी देखा था। तो 1908 में इन्होंने किंग्सफोर्ड की हत्या की कोशिश किया था चाहे प्रफुल्ल चंद्र चाकी के साथ मिलकर, इसलिए इनको 11 अगस्त 1908 ईस्वी को इनको फांसी दे दी गई थी और प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो है आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी बोस जो है इन्होंने क्या किया था कि 23 दिसंबर 1912, आगे इनके बारे में और क्वेश्चन बनाऊंगा, 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर, ठीक है, दिल्ली में वायसराय जो लॉर्ड हार्डिंग था, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, उसी के लिए इन्हें सजा हुई थी। ठीक है, रास बिहारी बोस को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं 11वां प्रश्न। उम्मीद है ये सारा जो सेशन है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए वीडियो लेंदी हो सकता है, लेकिन जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस चीज पे आपको फोकस करना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्नों से ही आपका प्रैक्टिस होगा। केवल वन लाइनर आप पढ़े कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, मार के खत्म कर दूं, तो इसमें मजा नहीं आएगा, आपका ज्यादा रिविजन नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन का जो बाकी ऑप्शन है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिले, रिविजन हो सके। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न आपके लिए, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, ठीक है, ऑल नहीं है एक्चुअली में, ओल्ड है। ठीक है ना, याद रखिएगा, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड। ठीक है, ये न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड है। ठीक है, OLD वाला ओल्ड, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड। ये जो लेख माला है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एनी बेसेंट, अरविंद घोष या फिर सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, न्यू, मैं यहां पे लिख देता हूं, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड्स। ठीक है, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष के द्वारा न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, ये जो लेख माला है इसको प्रकाशित किया गया था। देखिए मुंबई में एक दैनिक समाचार पत्र था जिसका नाम है इंदु प्रकाश। ठीक है, इंदु प्रकाश, ये इनके द्वारा संचालित नहीं है। ठीक है, इंदु प्रकाश एक समाचार पत्र है, दैनिक समाचार पत्र है। इसी समाचार पत्र में ही अरविंद घोष द्वारा जो रचित न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड जो लेख माला है वो इसके अंदर प्रकाशित होता था। याद रखिएगा, इस इंदु प्रकाश समाचार पत्र के अंदर इस लेख माला को प्रकाशन किया जाता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम याद रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड, ये किसकी पत्रिका है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पुस्तक है। ठीक है ना, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है। एनी बेसेंट की कुछ पुस्तकों का नाम याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ पत्रिका है आई थिंक, कॉमनवेल्थ, और एक न्यू इंडिया। ये कॉमनवेल्थ जो है ना ये साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, एनी बेसेंट की जो साप्ताहिक पत्रिका थी उसका नाम क्या था? कॉमनवेल्थ। और एनी बेसेंट का ही एक दैनिक पत्रिका है जिनका नाम है न्यू इंडिया। ठीक है ना, न्यू इंडिया, ये दैनिक पत्रिका थी। सुभाष चंद्र बोस का इंडियन स्ट्रगल एक पुस्तक है, याद रखिएगा उनका, इंडियन स्ट्रगल, ये किसका है? सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में। 12वां प्रश्न है कि बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए तरह तरह की गतिविधियां जो है उस समय देखने को मिलता था हमारे आज़ादी से पहले। ठीक है, उसी में से एक था, और तरह तरह की समिति का भी गठन किया जाता था। ठीक है, तो बंगाल के अंदर अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर, PN बापट, हेमचंद दास कानूनगो या फिर P मित्रा, किसने? ठीक है, तो बंगाल के अंदर अनुशीलन समिति का गठन P मित्रा ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी था। ये जो P मित्रा द्वारा जो गठित अनुशीलन समिति था इसका मुख्य उद्देश्य था खून का बदला खून। ठीक है, इस समिति में जो
ये हेमचंद दास कानूनगो जो है ना, ये भी अनुशीलन समिति से ही जुड़े हैं। ठीक है, ये भी जो है, ये भी अनुशीलन समिति के ही सदस्य थे। तो अनुशीलन समिति ने क्या करता है कि हेमचंद्र दास कानूनगो जो है इनको पेरिस भेजा जाता है। ठीक है, किस लिए? तो बम बनाने की कला सीखने के लिए। बम बनाना सीखने के लिए जो अनुशीलन समिति है वो हेमचंद दास कानूनगो को पेरिस भेजता है। ठीक है, ये जो विनायक दामोदर सावरकर जो हैं, वीडी सावरकर, ये 1904 में, ठीक है, 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना करते हैं। ठीक है, अभिनव भारत। ठीक है, इस संस्था की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर करते हैं। और जो पी.एन. वापट जो है ना, ये भी अभिनव भारत के ही सदस्य हैं। और जो अभिनव भारत है वो क्या करता है, अभिनव भारत संस्था द्वारा ये पी.एन. वापट को भी पेरिस भेजा जाता है। ठीक है, पेरिस भेजा जाता है ताकि ये भी बम बनाने की कला सीखें। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 12 प्रश्नों को देखा। चलिए 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के सेशन जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। ठीक है कथन। दूसरा, जिसके कारण प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे देगी। ठीक है, दोनों कथन को तो मैं पहले भी बता चुका हूं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 और 2 दोनों के दोनों सही है, क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका था। ठीक है, इसमें कुछ और भी देख लेते हैं कि बम कब फेंका गया था। तो फांसी तो 11 अगस्त 1908 को दिया गया था, लेकिन जब इन्होंने बम फेंका था वो डेट जो था 30 अप्रैल 1908 था। ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को गलती से बम जो है कैनेडी की गाड़ी पर गिर जाता है, जिसके कारण 2 महिलाएं, प्रिंगले की जो पत्नी और उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये जो खुदीराम बोस जो थे ना, खुदीराम बोस, ये युगांतर जो समिति थी, ठीक है, युगांतर जो दल था उसके ये सक्रिय सदस्य के थे। ठीक है, और इसी जो युगांतर जो दल था इसके जो प्रमुख थे वो बारिंद्र घोष थे। ठीक है, कौन? बारिंद्र घोष। ये सब याद रखिएगा। 14वां प्रश्न है, असुमेलित विकल्प का चयन करें। ठीक है, लेफ्ट में उनके किसी गठित सोसाइटी का नाम है, राइट साइड में किसने गठित किया था वो बताना है। असुमेलित का चयन करना है। इंडियन होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भगत सिंह, आजाद हिंद फौज रास बिहारी बोस, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। कौन सा इसमें सही है आपको बताना है, मतलब असुमेलित है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये वाला असुमेलित है, क्योंकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना भगत सिंह ने नहीं बल्कि साचिंद्र सान्याल ने किया था। मैं यहां पे लिख देता हूं, साचिंद्र सान्याल ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना साचिंद्र सान्याल ने किया था, लेकिन भगत सिंह ने इसी की तरह एक मिलता जुलता संस्था की स्थापना किया था जिसका नाम था, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, हिंदुस्तान, यहां पे आ जाता है एक सोशलिस्ट, मैं शॉर्ट में लिखता हूं। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, बाकी सब सेम रहता है, रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका स्थापना किसने किया था? सरदार भगत सिंह ने किया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 1928 में किया था इन्होंने। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1928 में भगत सिंह के द्वारा किया गया था, लेकिन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका स्थापना 1924 में साचिंद्र सान्याल ने किया था। उम्मीद है आपको इसमें अब डाउट नहीं होगा। भगत सिंह जो है छबील दास के साथ मिलकर एक और संस्था का स्थापना किया था। ठीक है, भगत सिंह और छबील दास मिलकर एक नौजवान सभा का भी स्थापना किया था। ठीक है, क्या है? नौजवान सभा। इसका स्थापना इन्होंने 1926 में किया था, 1926 में किया था, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। बाकी इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था, ये बिल्कुल सही है, ये लंदन में इन्होंने किया था। ठीक है, लंदन के अंदर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया था। ठीक है, 1905 के अंदर किया था, याद रखिएगा। ये जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है ना, इनको क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है, इस चीज को नोट करके लिखिएगा, पूछा गया एग्जाम में। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। ठीक है, और जो आजाद हिंद फौज का स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था, 1942 में किया था। ठीक है, कब? 1942 में। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ये वाला भी बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखना है आपको। बाकी
आज़ाद हिंद फौज का कई बार से कंफ्यूजन होता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किया था, नहीं, आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस ने किया था। लेकिन अगर पूछ दे आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था, आज़ाद हिंद सरकार, इसका गठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1943 में। ठीक है, कहाँ किया था, तो सिंगापुर में। एक्चुअली में यह एक अनंतिम सरकार था, ठीक है, जिसका गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में किया गया था। कई देशों ने मान्यता भी इसको प्रदान किया था कि आज़ाद हिंद सरकार एक अनंतिम सरकार की तरह होगा। ठीक है, डेट याद रखना है, तो 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की गठन किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था, 1939 में किया गया था, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इतना चीज याद रखिएगा। बाकी हम 15वां प्रश्न पढ़ते हैं। तो आज का हमारा 15वां और आखिरी प्रश्न होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करना है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। 15वां प्रश्न है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बारे में विचार करें। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने 30 दिसंबर 1906 को किया था, ढाका में हुआ था। ठीक है, दूसरा, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वक्कार उल मुल्क थे। तीसरा, मुस्लिम लीग का संविधान 1907 में बनकर तैयार हुआ, जिसके अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ। ठीक है, देखिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बारे में देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट संस्था थी, क्योंकि मुसलमानों के लिए अलग से देश की मांग करना या फिर अलग से प्रतिनिधित्व की मांग करना, ये सब मुख्य अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के कारण ही हुआ। तो इसी के कारण अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीम उल्लाह खां जो है ढाका में एक बैठक बुलाते हैं और 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन जो है, मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया था वो वकार उल मुल्क को ही बनाया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। अब देखिए, क्योंकि इस समय तक जब वकार उल मुल्क जो है प्रथम अध्यक्ष बने थे, मुस्लिम लीग का संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था। तो 1907 में मुस्लिम लीग का संविधान बना, और संविधान बनने के बाद जब पहला अधिवेशन हुआ अमृतसर के अंदर, कब हुआ, 1908 में। और इसकी जब अध्यक्षता करने की बात आई तो अमृतसर के अंदर जब हुआ तो आगा खां जो थे, ठीक है, इनको प्रथम, ठीक है, कब, संविधान बनने के बाद प्रथम जब अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया। मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 1 2 3 तीनों सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज की इस वीडियो में मतलब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन वाला जो पार्ट 1 हम ये आज देखे, इसके अंदर हम ये 15 क्वेश्चन देखे। 15 में से किसका कितना सही हुआ कमेंट करके बताएं। क्या इस तरह का वीडियो सही है आपका रिवीजन के लिए, आपके मॉक टेस्ट के लिए, वो भी कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि हम वहाँ पे अपने वीडियो का अपडेट, वीडियो का PDF और सारे डाउट सेशन को हम वहाँ पे क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आप अपना पढ़ाई जारी रखें, हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि भविष्य में जल्दी बहुत सारे एग्जाम जो है आपको देखने को मिलेगा, तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे। ये जो सेशन है CGPSC प्रीलिम्स के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में साथ ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।